नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी इस ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हम एक साउंड चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स में, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, बड़े अच्छे से और बड़े ही शानदार और बड़े बेहतरीन और बड़े व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल आसान से शब्दों में हम फिजिक्स को कर रहे हैं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। स्टूडेंट इसमें ध्यान लगा के रखिएगा, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब ये कंप्लीट होगी ना सीरीज, आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मैं इस बात को आपसे हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की क्लास को हम ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने साउंड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ध्वनि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ध्वनि की चाल कितनी होती है। मैं कह सकता हूँ कि ध्वनि की चाल अलग अलग जगह पर अलग होती है। ध्वनि होती क्या है, कहाँ चलती है, कैसे चलती है, किसके रूप में चलती है, उस सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हिंदी में कहते हैं ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की विशेषताएं। अब ये जो ध्वनि की विशेषताएं होती हैं ये क्या होती हैं? ध्वनि की विशेषताएं 3 होती हैं, और वो 3 क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपके सामने लिख देता हूं। बहुत आसान है, बेहद आसान है। सबसे पहली होती है लाउडनेस। क्या होती है? लाउडनेस, और लाउडनेस को हिंदी में बोला जाता है प्रबलता। सेकंड होती है स्टूडेंट पिच, और पिच को बोला जाता है तारत्व। और तीसरी होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या होती है? क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि की गुणता। क्या कहते हैं? ध्वनि की गुणता। व्हाट इज लाउडनेस? स्टूडेंट लाउडनेस क्या होती है बताइए। What is loudness? लाउडनेस का नाम से ही क्लियर है, दिस इज प्रबलता। किसी भी ध्वनि का तेज या धीमे सुनाई देना। मैं भी बोल रहा हूं ना, किसी भी ध्वनि का तेज या धीमे सुनाई देना। कोई भी ध्वनि आपको कितनी तेज सुनाई दे रही है, कितनी धीमे सुनाई दे रही है, सब किस पे निर्भर करता है? उसकी लाउडनेस पे निर्भर करता है। तो मैं कह सकता हूं किसी भी ध्वनि का तेज या धीमे सुनाई देना कौन सी विशेषता के कारण आपको पता चलता है? दैट इज कॉल्ड प्रबलता। किसी भी ध्वनि का पतला, श्रिल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रिल, और दिस इज ग्रेवी मतलब कि मोटा। किसी भी ध्वनि का पतला या मोटा सुनाई केवल और केवल किसके कारण सुनाई देता है? पिच के कारण सुनाई देता है। स्टूडेंट नोट करके एक लाइन लिखिएगा यहां पे कि जिसकी पिच जितनी अधिक होती है, जिसकी पिच जितनी अधिक होती है उसकी आवाज उतनी ही पतली होती है, और जिसकी पिच जितनी कम होती है उसकी आवाज उतनी ही मोटी होती है। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़की तथा लड़कियों की अपेक्षा, जो लड़के और लड़कियों की अपेक्षा में किसका तारत्व अधिक होता है? लड़कियों का तारत्व अधिक होता है, गर्ल्स का तारत्व अधिक होता है। उसकी जो पिच होती है उसकी आवाज़ की वो अधिक होती है। इसी वजह से लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है, उनकी आवाज़ पतली होती है। और लड़कों का जो तारत्व होता है लड़कियों की अपेक्षा वो कैसा होता है? कम होता है। इसी आवाज़ से उनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। स्टूडेंट एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रबलता है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्या? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता, और तीव्रता का मतलब ही क्या होता है? तेज। तीव्रता का मतलब ही क्या होता है? तेज होता है। तीव्रता मतलब तेज, तेज या धीमे सुनाई देना। जहां भी पिच आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट? पिच। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है बताओ बच्चों? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। पिच मतलब कि तारत्व का जो इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आवृत्ति। जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा लाउडनेस उतनी ज़्यादा तीव्रता। यस एंड नो?
अब हम बात करते हैं, ये आगे चल के भी काम आएंगी, अभी थोड़ी देर बाद एक कंसेप्ट आने वाला है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगी। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गुणता क्या होती है। स्टूडेंट, दो सेम साउंड के बीच, किसके स्टूडेंट, दो सेम साउंड के बीच लाउडनेस के कारण या पिच के कारण एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, एक विभेद उत्पन्न किया जाता है, एक भेद उत्पन्न किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। कि सर कैसे, दो सेम साउंड, आपने सुना होगा कि उसकी आवाज़ तो उसकी जैसी है, उसकी आवाज़ तो उसकी जैसी है। स्टूडेंट आप ना इसको ऐसे समझिए, मिमिक्री सुनी है आपने, मिमिक्री, यू नो मिमिक्री, मतलब जो सेम आवाज़ निकाल देता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो मोदी जी की आवाज़ भी निकाल सकते हैं, यू नो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मोदी जी की आवाज़ में, मान लेते हैं एज अ एग्जांपल, कोई व्यक्ति मोदी जी की आवाज़ में किसी आतंकवादी को फ़ोन कर दे, क्या मोदी जी को पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, मोदी जी की आवाज़ में और जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया है उसकी आवाज़ के जो लाउडनेस होगी और जो पिच होगी उसमें डिफरेंस क्रिएट करके उसकी आवाज़ को पहचाना। सुनने में तो सेम लग सकती है लेकिन उसकी आवाज़ में लाउडनेस या इंटेंसिटी, पिच या फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, अलग अलग होगी, जिसके कारण एक विभेद उत्पन्न किया जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। उसे ही क्या बोला जाता है, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। मतलब दो सेम साउंड के बीच में, लिख लेना, दो सेम साउंड के बीच में लाउडनेस के कारण और पिच के कारण एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट, क्लियर होगा ना यहां से। अब स्टूडेंट यहां से आगे हम जिक्र करते हैं। स्टूडेंट एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ना हम वेव के बारे में, साउंड वेव, तो बताया था 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बताओ कमेंट सेक्शन में। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। तो ना वहाँ पे स्किप रह गया था एक कंसेप्ट ना, ये कि भी अल्ट्रासोनिक वेव के एग्जाम्पल बताओ, यू नो, एग्जाम्पल मतलब इसके यूजेस बताओ कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट लिख लेना, जब पिछली क्लास में रह गया था, छूट गया था, तो उसी में लिख लेना, उसी में ऐड ऑन कर लेना। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। स्टूडेंट सबसे पहला जो इसका उपयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वायुयानों को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। गठिया के इलाज में जो गाउट होता है, गठिया बाई होती है ना, सुना होगा। इकोकार्डियोग्राफी में इसका किया जाता है। सीटी स्कैन में इसका प्रयोग किया जाता है। जितनी भी बातें मैंने बताई है इन सब का यूज लिख लेना। सीटी स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी मैंने बताया, गठिया के इलाज में, कैंसर के इलाज में, उसके अलावा दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में। और क्या बताया है? क्लियर है ना स्टूडेंट? और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, इस अल्ट्रासोनिक वेव का जो यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव, वो होता है सोनार यंत्र में। कहाँ होता है? सोनार यंत्र। कि सर व्हाट इज सोनार? तो आइए इस सोनार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर में सोनार की फुल फॉर्म पूछेगा कि सोनार क्या होता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, हिंदी वाले इसको लिखेंगे ध्वनि नौ परिसंचालन तंत्र। ध्वनि नौ परिसंचालन तंत्र नहीं याद रखना है, इंग्लिश में याद रख लेना, हिंदी वाले भी। साउंड, एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार यंत्र होता क्या है स्टूडेंट? जो दुश्मन के जहाज होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, जो एनिमीज़ के जो जहाज होते हैं, या नष्ट हुए जहाज, कभी कभी समुद्र में डूब जाते हैं जहाज, तो जो नष्ट हुए जहाज होते हैं, दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने के लिए नीचे नीचे पनडुब्बियाँ आ जाती हैं, तो उन सभी का पता लगाने के लिए यंत्र छोड़ा जाता है समुद्र में, और उसका नाम क्या होता है? सोनार होता है। कभी कभी पेपर में, कभी कभी क्या अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, किसका? समुद्र की जो डेप्थ होती है, यू नो, जो गहराई होती है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से यंत्र का किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट याद रखना कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है।
किसका? फेदोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है फेदोमीटर। असल में समुद्र की गहराई का पता फेदोमीटर से ही लगता है, लेकिन कभी कभी फेदोमीटर ना आकर वहाँ पे क्या दे देता है? सोनार। तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता है? सोनार भी सही होता है। कि सर अगर सोनार ना आए, अगर सोनार ना आए तो भाई सीधी सी बात है फेदोमीटर आएगा। कि सर अगर दोनों आ जाएं, तो दोनों आ जाएंगे तो स्टूडेंट एक आंसर ए और बी भी दे सकता है, फर्स्ट और सेकंड भी दे सकता है, दोनों देगा। कि सर जब एक ही चूज करना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो पीछे लगे रहते हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं। भाई साहब अगर ऐसा होगा तो आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपने जो प्रथम प्राथमिकता देनी है, वो किसको देनी है? पहली प्राथमिकता फेदोमीटर को लगाएंगे। दिस इज फेदोमीटर। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने सोनार के बारे में पढ़ी। अल्ट्रासोनिक वेव में जो पिछली क्लास में थोड़ा सा रह गया था उसके बारे में मैंने चर्चा की। क्लियर है ना? उतार लीजिए स्टूडेंट इसको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है ना? अगली कड़ी में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, तो मैं जिक्र करता हूं रिवर्बिरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुरणन। क्या कहते हैं? अनुरणन। अनुरणन का एक आसान सा मतलब है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्या है मैं बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है। अनुरणन देखो, ध्वनि जब कहीं से टकरा के वापस आती थी और हमें सुनाई देती थी, उसको इको साउंड कहते थे, ध्वनि का परावर्तन कहते थे। अब यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे परावर्तन हो जाते हैं अलग अलग जगह परावर्तक सरफेस से, परावर्तक सतह से टकरा के हमें ध्वनि 4-5 बार घूमती रहती है, उसी के अंदर ही अंदर घूमती रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुरणन कह देते हैं। मतलब एक आसान से शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट, ध्वनि का गूंजना। अरे गूंजना ही तो होता है अनुरणन। मतलब जो ध्वनि हमें गूंजती हुई सुनाई देती है, देखी होगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब ध्वनि बार बार टकरा के ध्वनि एक भ्रामक रूप धारण कर लेती है, एक डरावना रूप धारण कर लेती है। उसे ही क्या बोला जाता है? अनुरणन बोला जाता है, रिवर्बिरेशन बोला जाता है। देखा होगा ना, एक बड़ा कमरा होता है, हॉल होता है और वो खाली होता है, तो उसमें जगह जगह बार बार टकराती रहती है। अब उसमें आप पर्दे टांग दो या कोई लकड़ी की चीज़ रख दो, बेंच रख दो, या कुछ भी कह सकता हूँ मैं, चारपाई वगैरह, बेड वगैरह रख दो और सामान रख दो, तो वो होता क्या है कि साउंड उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जब साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है तो ध्वनि भ्रामक रूप धारण नहीं करती है, टकरा के वापस नहीं सुनाई देती है। इस वजह से ध्वनि का गूंजना भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर है ना स्टूडेंट? ये बात समझ आई होगी। अब इसी में हम आगे बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन। क्या होता है? ध्वनि का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि का विवर्तन। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर हैं इनके, बहुत आसान है। ध्वनि का विवर्तन बता सकता है को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि विवर्तन क्या होता है स्टूडेंट? किसी सरफेस को पार कर जो ध्वनि सुनाई देती है। क्या? किसी सरफेस को पार कर जब ध्वनि सुनाई दे जाती है तो उसे ही क्या बोला जाता है? विवर्तन बोला जाता है। क्या स्टूडेंट? किसी सतह को पार कर, सरफेस को पार कर ध्वनि सुनाई देती है। कैसे? जैसे आप जहां भी रूम में बैठे होंगे इस समय, क्या बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं दे रही। किसी किसी को नहीं आ रही होगी, बिल्कुल। अगर आपके पास आपके बाहर से, आपकी गली में से डीजे गुजरे, चारों तरफ से दीवार बंद है, तब भी अंदर आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? आ जाती है। ये रूम चारों तरफ से बंद है लेकिन बाहर की आवाज़ तब भी आ रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि साउंड, आपको पता है कि साउंड कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। जैसे लाइट में पढ़ा था, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो ऐसे ही किसी भी सतह को पार करके, मतलब कहीं ना कहीं से, जैसे यहाँ पे ये है, मुड़ तोड़ के, जिग जैग डायरेक्शन में मुड़ तोड़ के कहीं से भी साउंड अंदर आ सकता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ध्वनि का विवर्तन बोला जाता है। किसी भी सतह को पार करके, मुड़ तोड़ के मेरे पास तक जो साउंड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विवर्तन।
मतलब एक जगह से साउंड दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। मैं यहाँ से चिल्लाऊं तो यहाँ से छत पे भी सुनाई दे जाएगा, बेशक ये चारों तरफ से बंद है, बाहर सुन जाएगा। क्यों? केवल ये केवल किसके कारण होता है? ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। और स्टूडेंट एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, साउंड में कभी भी पोलराइजेशन नहीं होता है, लाइट में होता है ध्रुवीकरण। साउंड में कभी भी पोलराइजेशन नहीं होता है, कट्टस का निशान मतलब नहीं होता है। सर ये पोलराइजेशन क्या होता है, इसकी चर्चा बड़े अच्छे और बड़े आसान से शब्दों में मैं लाइट चैप्टर में कर चुका हूँ कि पोलराइजेशन लाइट ऑफ क्या होता है, लेकिन साउंड में होता ही नहीं है, तो इसका जिक्र ना भी करूँ तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, याद रखना साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रेजोनेंस। साउंड में एक टर्म्स आती है क्या? रेजोनेंस। और रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनाद। क्या कहते हैं? अनुनाद। प्रणोदित कंपन से, किससे स्टूडेंट? प्रणोदित कंपन से एम्पलीट्यूड का बढ़ना। किससे? प्रणोदित कंपन से, प्रणोदित कंपन, पेपर की लैंग्वेज बता रहा हूं, वैसे बताऊंगा आसान से शब्दों में बिल्कुल। प्रणोदित कंपन से एम्पलीट्यूड का बढ़ना। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। बताया था ना, आयाम, एम्पलीट्यूड। प्रणोदित कंपन से, प्रणोदित कंपन को इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स वाइब्रेशन। क्या कहते हैं प्रणोदित कंपन को? फोर्स वाइब्रेशन। कंपन आप समझते हैं, कंपन मतलब वाइब्रेशन, गुंजायमान मतलब गूंजना, चलना, दौड़ना। इधर जैसे स्प्रिंग में होता है कंपन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक किया तो इसमें क्या होगा, ये हिलेगा, मतलब धीरे 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 क्या होगा, कंपन पैदा होगा। वही होता है फोर्स। जब एक साथ फोर्स पड़ती है, क्या होता है? जब एक साथ फोर्स पड़ती है, प्रणोदित कंपन से एम्पलीट्यूड, आयाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी चीज़ की क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जब सेना का पुल से मार्च करते समय पुल का टूट जाना, जो सेना होती है, जब सेना पुल पे मार्च करती है, मार्च कैसे कर रही है? वो कदम ताल जब करते हैं ना, तो एक साथ पैर रखते हैं सबके, जब एक साथ, आपने देखा होगा ना उनकी, जब एक साथ पैर रखते हैं तो प्रणोदित कंपन, कंपन कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स बहुत अधिक पड़ती है एक साथ। जब फोर्स जब पड़ती है तो उनमें वाइब्रेशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाता है? एम्पलीट्यूड, आयाम बढ़ जाता है, और जो पुल होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी वजह से कभी भी किसी पुल से गुजरते समय सेना कभी भी मार्च नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको बताया जाता है कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो पुल टूट सकता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? यो डीजे होता है, डीजे बजता है आपके आसपास, जब डीजे बजता है ना, जिसमें बेस ज़्यादा होता है, आजकल ऐसे डीजे आ रहे हैं कान बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, है ना। जो डीजे होता है तो आपने देखा होगा उसके पास पास छनन छनन की सी आवाज़ आती है, जो शीशे होते हैं आपकी खिड़कियों के शीशे होते हैं वो टूट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स वाइब्रेशन होती है, उसमें जो कंपन होता है वो बहुत अधिक होता है, और उसके अधिक होने से आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके खिड़की वगैरह के जो शीशे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट? जब हम इसमें आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो आगे जब हम इसमें चलते हैं तो इसमें जिक्र करते हैं सर डॉपलर इफेक्ट का। स्टूडेंट किसका? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हिंदी में बोला जाता है डॉपलर का प्रभाव। क्या? डॉपलर्स इफेक्ट, हिंदी में डॉपलर प्रभाव। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने एक इफेक्ट दिया, एक प्रभाव बताया कि क्या प्रभाव होता है डॉपलर इफेक्ट। बहुत आसान है। पूछूं? पूछूं क्या? बताऊंगा मैं तो आपको। देखो बहुत आसान है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट,
ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं है, ख़त्म है फिर। देखो ये ना कोई व्यक्ति है, क्या है, ये कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का क्या नाम रखें, व्यक्ति का नाम है पप्पू। क्या नाम है, पप्पू है, राइट। ये पप्पू, एक है ट्रेन, मेरे पास क्या है, ट्रेन जो साउंड सोर्स है, क्या है, साउंड सोर्स, मतलब जहां से आवाज निकल रही है। ये ट्रेन हॉर्न बजा रही है। अब ये जो पप्पू है ये इस ट्रेन की तरफ जाता है। ये जो पप्पू व्यक्ति है ये किसकी तरफ जाता है, ट्रेन की तरफ जाता है। तो जब ये ट्रेन की तरफ जाएगा तो इसको ट्रेन के हॉर्न की आवाज तेज सुनाई देगी कि धीमे। ये जो ट्रेन है ना ये स्टेबल है, ट्रेन क्या है, स्टेबल है। अब ये ट्रेन की तरफ जा रहा है, हॉर्न बजा रही है, तो पप्पू को कैसी आवाज सुनाई देगी, सीधी सी बात है, तेज सुनाई देगी। तो बच्चा भी बता देगा। अब दूसरी कंडीशन में स्टूडेंट, ये जो पप्पू है ये स्टेबल खड़ा है। कैसे खड़ा है, स्टेबल खड़ा है। और ये जो ट्रेन है ये किसकी तरफ आ रही है, हॉर्न बजाते हुए पप्पू की तरफ आ रही है। तो अभी भी इस पप्पू को कैसी आवाज सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी, क्योंकि इसकी तरफ आ रही है। यस एंड नो, बात समझ पाए होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, ये वही व्यक्ति है। अब ये ट्रेन है, ट्रेन स्टेबल खड़ी है। अब ये जो पप्पू है इस ट्रेन से दूर जा रहा है, ट्रेन हॉर्न बजा रही है ना। बच्चे ये कह देते हैं कि सर ट्रेन खड़ी है तो आवाज़ कहाँ से करेगी, अरे भाई हॉर्न बजा रही है। जब हॉर्न बजा रही है तो पप्पू दूर जा रहा है, तो इसको धीमे सुनाई देगी कि तेज सुनाई देगी, भाई स्लो सुनाई देगी, धीमे, ऑब्वियस ही बात है। अब ये जो पप्पू है ये स्टेबल खड़ा है और ये जो ट्रेन है इस पप्पू से दूर जा रही है, तो अभी भी इसको कैसी सुनाई देगी, धीमे सुनाई देगी। भाई इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, यही चार कंडीशन होती हैं। ये कोई व्यक्ति है, पप्पू मान लिया, ये इससे ट्रेन के पास जा रहा है तो तेज सुनाई देगी, ट्रेन इसके पास आ रही है तब भी तेज सुनाई देगी। जब ये पप्पू ट्रेन से दूर जा रहा है तब धीमे सुनाई देगी, और जब पप्पू से ट्रेन दूर जा रही है तब भी कैसी सुनाई देगी, धीमे सुनाई देगी। इतनी बात को तो बच्चा भी बता देता, आपने बता दिया। और यही बात किसने बताई थी, डॉपलर ने। इसे ही डॉपलर इफेक्ट बोल दिया गया, डॉपलर प्रभाव बोल दिया गया। नहीं स्टूडेंट, इसके अलावा डॉपलर नामक वैज्ञानिक ने एक बात का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा कि स्टूडेंट यहाँ से पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है उस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी साउंड सोर्स से दूर जाता है तो सीधी सी बात है कि उसकी आवाज़ हमें धीमे सुनाई देती है, कम सुनाई देती है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, मैंने बोला था ना कि आगे जिक्र होगा, एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति साउंड सोर्स के नज़दीक जाता है तो उस समय एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और स्टूडेंट इस चीज़ की चर्चा मैं आपको पहले ही कर चुका हूं कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। मतलब एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, आयाम मतलब कि तेज। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब अधिकतम। लाउडनेस का मतलब भी क्या होता है, तेज। तो मतलब जितने हम नज़दीक जाएंगे उतनी तेज, तो उतनी लाउडनेस बढ़ेगी, उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उतनी ही क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति। और जैसे जैसे साउंड सोर्स से दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, एम्पलीट्यूड भी घटेगा और लाउडनेस भी घटेगी। मतलब पास जाएंगे तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी और दूर जाएंगे तो सारी चीज़ें घटेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा बस, और यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये सारी बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें एक और कंसेप्ट रहता है, लास्ट कंसेप्ट, और उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। और वो क्या है स्टूडेंट, वो है मैक नंबर। सुना होगा आपने, मैक नंबर। क्या कहते हैं,
मैक संख्या। और स्टूडेंट जहाँ भी मैक संख्या आपको दिख जाए, पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक का जो संबंध होता है, मैक नंबर का संबंध किससे होता है, तो मैक नंबर का जो रिलेशन होता है वो वायुयान की गति से होता है। किससे होता है? वायुयान की गति से किसका संबंध होता है? मैक संख्या का संबंध होता है। मैक नंबर, वायुयान की गति को ही किस में मापा जाता है? मैक नंबर में मापा जाता है। ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये सारी चर्चा हमने की कि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, रिवर्बिरेशन क्या होता है, गूंजना क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसके अलावा सोनार के हमने उपयोग पढ़े, और भी बहुत सारी चर्चा हमने इस क्लास में की। तो स्टूडेंट यहाँ आकर ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो ऐसा ही एक नया चैप्टर लेके फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी अंदाज में। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई।